दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बहुत सी कम्युनिटीज रहती हैं और हर कम्युनिटी की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है। किसी से आप बहादुरी सीख सकते हैं तो किसी से कल्चरल। कोई मशहूर है अपने खान पान में तो वहीं कोई हुनर का जलवा बिखेरने में मशहूर है। ऐसी ही एक फेमस कम्युनिटी है जिसे बनिया के नाम से जाना जाता है। जी हां, बनिया कम्युनिटी, जिसका नाम सुनते ही हमें याद आता है धंधा, प्रॉफिट और पैसा। जी हां, चाहे एरोप्लेन हो या धनिया, सब कुछ बेचता है हमारे देश का बनिया। बनियों की बिजनेस स्किल्स पर अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आइए पंचतंत्र की एक कहानी सुनिए। एक बार एक जमींदार का घोड़ा बीमार हो गया। जमींदार ने सोचा बनिए के पास बहुत पैसा है, जरा उसे छूना लगाया जाए। वो बनिए के पास गया और बोला, भाई मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या तुम मेरा घोड़ा खरीद सकते हो? बनिया बोला, मुझे फिलहाल घोड़े की कोई जरूरत नहीं है। चौधरी बोला, अरे भाई मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आपकी मेहरबानी होगी, प्लीज खरीद लो और मुझे पैसे दे दो, मैं केवल आपको 1000 में घोड़ा दे दूंगा। बनिया बोला, ठीक है चौधरी साहब, मैं आपका घोड़ा खरीद लेता हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं, देना है तो बोलो। जमींदार को यह भाव सही नहीं लगा और वह वापस अपने घर चला गया। घर जाते ही उसने देखा कि उसका घोड़ा तो मर चुका है। वो फौरन बनिया के पास गया और बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। बनिया ने उसे 500 दिए और जमींदार वो पैसे लेकर कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला गया। कुछ महीनों के बाद जब वो गांव वापस आया तो उसने देखा कि बनिया की दुकान तो और बड़ी हो गई है। वह सोच रहा था बनिया उसे गालियां देगा, लेकिन बनिया ने उसे देखते ही कहा कि अरे चौधरी साहब, कैसे हो आप, कुछ चाय पानी लेंगे? जमींदार हैरान हो गया। उसने बनिया से पूछा, यह सब कैसे हुआ? बनिया ने कहा, अरे चौधरी साहब, यह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। जमींदार बोला, मेरा दिया हुआ? पर मैंने तो तुम्हें मरा हुआ घोड़ा बेचा था। बनिया बोला, जी हां, मैंने उस मरे हुए घोड़े से 10,000 कमा लिया। जमींदार हैरान रह गया। बनिया ने कहा, मैंने एक लॉटरी का विज्ञापन दिया कि जो जीतेगा मैं उसे 1 रुपये में घोड़ा दूंगा। बहुत से लोग लॉटरी खरीदने आए और लॉटरी की टिकट बेचकर मैंने 10,000 कमाए। जमींदार ने पूछा, अरे तो विजेता को क्या दिया? घोड़ा तो मरा हुआ था। बनिया ने कहा, विजेता को मैंने उसके टिकट का दाम यानी कि 10 रुपए और 1 रुपए एक्स्ट्रा जो उसने घोड़ा खरीदने के लिए दिया था वह वापस कर दिए और कहा कि घोड़ा इलाज के दौरान मर गया है, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वह वापस ले लो। वो भी खुश और मैं भी खुश। लगभग 500 लगाकर मैंने 10,000 कमा लिए। तो दोस्तों, देखा आपने, चाहे मरा हुआ घोड़ा हो या मिट्टी हो, सच में बनिया कुछ भी बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे करते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जिन्हें फॉलो करके बनिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। तो ये जानने के लिए आप सब रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो यार कमेंट कर दो, आई एम रेडी, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए या आप लोग अपनी राय हमें देना चाहते हैं या फिर आप लोग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाइए, ज्वाइन करिए और अपना प्यार दिखाइए। और अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, स्ट्रेटेजी नंबर 1 है बनिए मतलब अकाउंट्स के पक्के। आप लोगों को वो खाते की लाल किताब याद है जो हमें फिल्मों में मुनीम जी के हाथ में नजर आती थी? उसे चौपड़ी कहते हैं। ये चौपड़ी बनियों के लिए किसी गीता से कम नहीं होती। हर दिवाली वो इसकी पूजा करते हैं। अपने अकाउंटिंग के नए साल का शुभारंभ वो एक नई बुक के साथ करते हैं। क्यों? ये केवल उनका कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये सिंबलाइज करता है इस फैक्ट को कि मनी मैनेजमेंट में अकाउंटिंग कितनी जरूरी है, चाहे बिजनेस हो या आम जिंदगी में हो। अगर आपने पैसे का हिसाब नहीं रखा तो आप भी बाकियों की तरह यही कहते रह जाओगे कि यार पैसा कहां जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। और भाई, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर पा रहे हो उसे मैनेज कैसे करोगे? इसके ऑपोजिट अगर आप किसी बनिए को देखोगे तो वो हिसाब का बिल्कुल पक्का होगा। इसलिए इनके ऊपर यह कहावत है कि दोस्ती पक्की, हिसाब अपना अपना। चाहे घर का खर्चा हो या बिजनेस में लगने वाला पैसा या फिर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी ही क्यों ना हो, ये सब का हिसाब बनिए बिल्कुल बारीकी से रखते हैं। और रखे भी क्यों ना,
हिसाब के बिना छोटे से छोटा बिजनेस भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यहां सीखने वाली बात यह है कि मनी मैनेजमेंट सीखने से पहले आपको मनी मेजरमेंट सीखना होगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैसा आखिर कहां जा रहा है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप 0 से 10 का हिसाब रखो, क्योंकि यह बहुत इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन बड़े हिसाब को रखना बहुत जरूरी है और इसे बनिया बहुत अच्छे से जानता है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है इट्स इन द जीन्स। दोस्तों, बनिया शब्द संस्कृत के शब्द वाणिज्य से बना है, जिसका मतलब है कॉमर्स, यानी जिसके नाम में ही ट्रेड और कॉमर्स जैसे शब्द आते हैं। भला वो बिजनेस कैसे नहीं सीखेंगे? यह कहना गलत नहीं होगा कि बिजनेस उनके जीन्स में ही होता है। हमारे घरों में जिस तरह पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और रोज की बातें डिस्कस होती हैं, उसी तरह बनियों के घरों में धंधा, रोकड़ा, बचत जैसे टॉपिक्स पर बात होती है। वो डिस्कस करते हैं कि कौन सा बिजनेस चल रहा है, मार्केट में किसकी डिमांड है, कौन सा रॉ मटेरियल कहां सस्ता मिलता है, किसने कैसे पैसा बचाया और ज्यादा प्रॉफिट कमाया, टैक्स कैसे बचाया जाए, यानी बचपन से ही फुल फाइनेंशियल नॉलेज। इसलिए बच्चे के पैदा होते ही उसके दिमाग में बिजनेस फिट हो जाता है, चाहे अंबानी हो या अडानी या फिर मित्तल हो या गोयल। इनकी पिछली जनरेशन भी कहीं ना कहीं बिजनेस में ही इन्वॉल्व रही है। जहां हम मिडिल क्लास के लोग स्कूल और कॉलेज की फॉर्मल एजुकेशन लेकर खुद को एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने की तैयारी करते हैं, वहीं बनिए अपने बच्चों को बिजनेस और फाइनेंस सिखाकर नौकरी देने वाला बनाते हैं। अब यहां पर सीखने वाली एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमें भी अपने घरों में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां हम बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दें, ताकि उन्हें पैसों की इंपॉर्टेंस पता चल सके। लेकिन ज्यादातर घरों में इसका उल्टा ही हो रहा है। माँ बाप बच्चों को इतना कन्फर्ट कर रहे हैं कि उन्हें बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल रहा है। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि पैसा क्या है, कहां से आता है, कैसे कमाया जाता है। उन्हें बस इतना पता होता है कि जो चीजें हमें पसंद हैं वो हमें मम्मी पापा दिला देंगे। इस तरह वो कभी पैसा बचाना नहीं सीख पाते। देखिए, आपका बच्चा आज आपसे जिद करके कुछ भी ले रहा है, वहीं कल जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो ईएमआई पर कोई भी चीज लेने लगेगा, फिर ईएमआई भरने के लिए लोन लेने लगेगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो बड़े कर्जे में दबा होगा। अगर आप अपने बच्चों को या फिर खुद को अमीर बनाना चाहते हो तो उसे पैसे की वैल्यू बताओ। स्ट्रैटेजी नंबर 3 है एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना। कोरोना का वो टाइम जब हर कोई परेशान था, ऐसे में इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने विनय दुबे के साथ अकासा एयरलाइंस में 49% शेयर्स खरीद ली। उस समय जब लोग शहर से बाहर जाना तो दूर, घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। ऐसे में एयरलाइंस बिजनेस में पैसा लगाना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही तो है एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कला। कोरोना के कारण एविएशन इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी थी। ऐसे में कई एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट कम कीमतों में बेच रही थी। तभी झुनझुनवाला ये जानते थे कि एक ना एक दिन लोग फिर से घरों से बाहर आएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, और तब इंडस्ट्री में एक बार फिर से बूम आएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोरोना के समय आकाशा ने कम दामों पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीदे और अपने इनिशियल कॉस्ट को कम कर लिया। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, अगस्त 2022 में विनय और राकेश झुनझुनवाला ने मिलकर आकाशा एयरलाइंस लॉन्च कर दी। अपनी पहली उड़ान भरने के 1 साल के अंदर ही आकाशा अपने कॉम्पिटिटर्स स्पाइस जेट और गो एयर को बीट करके $1 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई। बनियों की यह क्वालिटी हमें सिखाती है कि एडवर्सिटी लाइफ का एक पार्ट है। आप चाहो तो मुश्किल समय में डर कर कंफर्ट को चुन सकते हो, या फिर आप लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और जो इस बात को समझ जाता है वो मौके का फायदा उठा लेता है, और इसमें सबसे ज्यादा आगे बनिया लोग होते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4 है साथ रहो, साथ कमाओ और साथ आगे बढ़ो। अगर आपके आसपास कोई बनिया रहता है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि बनिए साथ साथ रहते हैं, यानी उनके मामा, चाचा, मौसा सब या तो आसपास ही रहते होंगे या फिर सेम सिटी में तो पक्का ही होंगे, क्योंकि बनिया हमेशा कम्युनिटी लिविंग में विश्वास करते हैं। मेरे अपने शहर में पूरी की पूरी कॉलोनी बनियों की होती है। चाहे देश में काम करना हो या विदेश जाना हो, सब कुछ ये लोग साथ साथ करते हैं। इसी तरह अगर आप अपने आसपास भी गौर करोगे तो देखोगे कि जब भी एक बनिया एक शहर से दूसरे शहर जाता है और वहां अपना बिजनेस जमाता है, तो उसके साथ धीरे धीरे उसके कई रिश्तेदार भी उसी तरह के बिजनेस को करने लग जाते हैं और उसी शहर में आ जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता है आपको? बहुत से लोगों को यह नहीं पता होगा। दोस्तों, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बनिए ये मानते हैं कि खुद भी बनिए
और दूसरों को भी बनाइए। यानी खुद को ग्रो करने के साथ साथ अपनी कम्युनिटी की भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपकी कम्युनिटी ही आपका नेटवर्क है और नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा आपका नेटवर्क भी उतना बढ़ेगा। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि लाइफ के कई उतार चढ़ाव में आपके अपने आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। जहां एक तरफ लोग न्यूक्लियर फैमिली कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहीं ऐसे में बनिए जॉइंट फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, एक साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साथ रहने में कम एफर्ट और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है और अलग अलग होने पर काम ज्यादा हो जाता है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। चाहे आप किसी भी बनिए बिजनेसमैन को देख लो, जब भी वह ऊपर उठेगा तो वो अपनी कम्युनिटी को भी उठाने की कोशिश करेगा। जैसे यूं तो अनिल और मुकेश अंबानी में कितने भी डिस्प्यूट हो, लेकिन जब अनिल की जेल जाने की नौबत आ गई तो मुकेश ने लगभग 500 करोड़ की मदद करके अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया था। इस पॉइंट से नोट टू सेल्फ ये है कि हमें भी हमेशा कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहिए। एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे को ऊपर उठाने में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ चलो। लेकिन हम लोग किसी को उठाने की तो दूर की बात है, बल्कि उसे साथ ही नहीं चलने देते। और हमारी इसी आदत की वजह से हमने से ज्यादातर लोग गरीब हैं। आपने गौर किया होगा, जिस घर में 4 भाई होते हैं वो लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, वो लोग सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अलग होते हैं तब उन्हें एक आइंड भी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरा आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि साथ चलो, साथ साथ बढ़ो और साथ ही आसमान की ऊंचाइयों को छुओ। स्ट्रैटेजी नंबर 5 है, मार्केट में टिकना है तो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका स्कूल के पक्के दोस्त थे। दोनों बचपन से ही सिंगल फेस डबल चक्री के दिमागी थे, यानी टोटल बनिया बुद्धि। कभी होममेड ग्लू बनाकर बेचते तो कभी साबुन बनाकर बेचते। इस तरह बचपन से ही उन्होंने प्रोडक्ट बनाना और बेचना सीख लिया था। जब वो बड़े हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए कैपिटल चाहिए। ऐसे में गोयनका के डैड ने उन्हें 20 लाख रुपए दे दिए और इस तरह जन्म हुआ इमामी कॉस्मेटिक्स का। राधेश्याम को मार्केट स्टडी से यह तो समझ में आ चुका था कि इंडियन मार्केट में फॉरेन कॉस्मेटिक्स की बहुत डिमांड है, लेकिन हाई प्राइस होने के कारण देश के ज्यादातर मिडिल क्लास लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। यानी उन्हें अपनी टारगेट पॉपुलेशन मिल चुकी थी। मिडिल क्लास लोग जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज करना चाहते थे, वह भी सस्ते दामों में। तभी उनका दिमाग चला कि सारा खेल तो विजुअल्स का है। लोकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड प्रोडक्ट में मेजर डिफरेंस था पैकेजिंग का। बस फिर क्या था, उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट में कर दी फॉरेन जैसी पैकेजिंग और फिर कमाल हो गया। चाहे फेयर एंड हैंडसम हो, डर्माकूल या वर्षों पुराना बोरो प्लस हो, इमामी के प्रोडक्ट्स ने हर जगह धूम मचा दी। वो घर घर पहुंचने वाला इंडिया का सबसे पहला कॉस्मेटिक ब्रांड बन गया। ये कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ मार्केट स्टडी करने से, क्योंकि राधाश्याम अग्रवाल और राधाश्याम गोयनका ने मार्केट को समझा। और यही खासियत होती है बनियों के, वो पहले मार्केट को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग धंधा चुनते हैं। उनका फोकस सस्टेनेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्टरी होता है और लो कॉस्ट प्रोडक्शन पर रहता है। इसके साथ ही वो अपने कंपीटिटर्स पे भी पूरी नजर रखते हैं और मार्केट में आने वाले सभी चैलेंज के लिए खुद को तैयार रखते हैं। इससे आप ये सीख सकते हो कि बिजनेस करने से पहले मार्केट स्टडी और टारगेट कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पर असर डाल सकती है। इसलिए एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन वही होता है जो मार्केट को अपनी उंगलियों पर रखे, जैसा चाहे वैसा अपने बिजनेस को घुमाए। स्ट्रैटेजी नंबर 6 है, पैसा बचाया इज इक्वल टू पैसा कमाया। अब भाई ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि बनिया कंजूस होते हैं, लेकिन मैं असल बात बताऊं जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। असल में वो कंजूस नहीं होते, बल्कि पैसों को लेकर समझदार होते हैं। अब कंजूस में और पैसों को लेकर समझदार में क्या डिफरेंस है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, मान लो कि आपका कूलर खराब हो गया। इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि भाई इसकी मोटर जल गई। अब कंजूस क्या करेगा? इलेक्ट्रिशियन को बोलेगा कि मैं मोटर ले आऊंगा, तू बस फिट कर दे। वो होलसेल मार्केट में जाकर मोटर लेकर आएगा, अपना 50 रुपए बचाने के चक्कर में पूरा दिन खराब कर लिया और खुश हो जाएगा। वहीं बनिया ऐसा नहीं करेंगे। वह कभी भी पैसों को टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो सोचता है कि मैं जाऊंगा, अपना सारा दिन वेस्ट करूंगा,
पेट्रोल लगेगा, धंधे का टाइम खोटा होगा, भाई तू ही लगा दे मोटर, तेरा जितना बनेगा तू ले ले। कंजूस सब्जी वाले से, राशन वाले से, इन सब से नेगोशिएट करेगा, यानी मोल तोल करेगा। वहीं बनिए ऐसा नहीं करेंगे। वो बड़े नेगोशिएशंस में विश्वास रखते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, एक बार हम सभी दोस्त एक बड़े होटल में खाना खाने गए। लगभग 10-12 लोग थे। अब वो गया, उसने मैनेजर से बोला कि हम इतने लोग हैं, हमें क्या डिस्काउंट दोगे। मुझे बड़ा एम्बेसिंग महसूस हुआ, लेकिन भाई ने 7,000 का डिस्काउंट दिलवाया, ऊपर से सर्विस भी अच्छी मिली। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग 5 रुपए 10 रुपए के लिए कीच कीच करते हैं, लेकिन जब बड़ी जगहों की बारी आती है तो हमें शर्म आती है। इस तरह अपनी नेगोशिएटिंग पावर और पैसों को लेकर समझदारी से डिसीजन लेकर बनिए पैसे बचाते हैं। चाहे कैसी भी डील हो, वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में सेटल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पैसा बचाना यानी पैसा कमाना होता है। आप जितनी कम प्राइस पर प्रोडक्ट बनाओगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बनिए पैसे को लेकर करते हैं, वो है यूज ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कंपाउंडिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि आपके खाने में नमक जरूरी है। जिस तरह से खाना कितना भी जायकेदार क्यों ना हो, पर नमक के बिना उसमें स्वाद नहीं आएगा, उसी तरह से आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन आप कंपाउंडिंग का यूज किए बिना वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। जिस कंपाउंडिंग को कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लाखों के कोर्सेज के जरिए लोगों को समझाते हैं, उसी कंपाउंडिंग का इस्तेमाल बनिया कम्युनिटी सालों से करती आ रही है। अगर आप गौर करोगे तो बनिया कभी भी अपने लग्जरीज के लिए बिल्कुल लोन नहीं लेते। अगर वो लोन लेंगे तो किसी टैक्स बेनिफिट के लिए, यानी वो कंपाउंडिंग का यूज करते हैं। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि पैसों को लेकर हमेशा समझदार होना चाहिए। जहां पैसे लगाने हैं वहां कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जैसे हेल्थ में, अच्छे खाने पीने में, एजुकेशन में। लेकिन जहां बचा सकते हो वहां बचाकर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। लाइफ का फंडा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग की जगह इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर रखोगे तो जिंदगी में कभी भी आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसीलिए बनिए के पास जल्दी पैसों की कमी नहीं होती। स्ट्रैटेजी नंबर 7 है, दूर का सोचो, बड़ा सोचो। अगर आपकी 40 लाख की लॉटरी लगेगी तो आप क्या करोगे? 30 लाख में अपनी ड्रीम कार लेकर शायद 10 लाख कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, या उससे भी अपना कोई अधूरा सपना पूरा कर लोगे, जैसे फॉरेन ट्रिप या कोई और शौक पूरा कर लोगे। क्या फर्क पड़ता है भाई, फ्री के पैसे हैं, क्यों ना शौक पूरे किए जाए। वहीं बनिया क्या करेगा पता है आपको? सबसे पहले वह 20 से 25 लाख का सोना खरीद लेगा और उसे लॉकर में रख देगा। कुछ 10 से 15 लाख धंधे में इन्वेस्ट करके धंधा बढ़ाएगा और बचे हुए 1-2 लाख से सोचेगा कि क्या सपना पूरा करना है, और वो 1 या 2 लाख में अपने सपने को पूरा करने में लगाएगा। तो आपको इसमें बेसिक फर्क समझ आया नहीं ना? चलिए समझाता हूं। हमारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफुली है, हम चाहते हैं कि बस जो है, अभी ही जी लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जबकि बनिया दूर की सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि बनिया लोग बेहतर लाइफ नहीं जीते, वो लोग भी बेहतर लाइफ जीते हैं, लेकिन वो पहले 1 करोड़ कमाते हैं तब 20 लाख की गाड़ी लेते हैं। अगर बात दूर की सोचने की हो और गौतम अडानी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने अपना बिजनेस साड़ी बेचने से शुरू किया था और केवल 35 सालों में अरबों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। डायमंड प्लास्टिक जैसे कई बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाने के बाद गौतम अडानी के हाथ फाइनली वो मौका लगा जिसने उनके करियर को सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वो मौका था समुद्र पोर्ट का। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पोर्ट्स में से एक है अडानी का पोर्ट। 260 मिलियन टन की कैपेसिटी रखने वाले ये मरीन पोर्ट अपने आप में बहुत खास है। लेकिन इस पोर्ट के लिए जब अडानी ने जमीन खरीदी तो लोग उन पर हंस रहे थे। वो जमीन दरअसल हाई टाइड के समय पानी से भर जाती थी। वहां पोर्ट बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अडानी की दूर की सोच ने उसे सच कर दिखाया। चूंकि वह जमीन पानी से भरी थी, इसलिए अडानी को कौड़ियों के भाव में मिल गई। उसके बाद अडानी ने वहां रोड, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट बनाया और देखते ही देखते यह पोर्ट इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। इसी तरह लक्ष्मी मित्तल ने घाटे में चल रहे कई स्टील प्लांट्स को अपनी दूर की सोच के कारण ही लिया और सक्सेसफुल बने। तो यहां नोट टू सेल्फ ये है कि जो काम आज मुश्किल दिख रहा है, उसे छोड़कर अगर आप आज के कंफर्ट को देखोगे तो आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए दूर की सोचो, बड़ा सोचो। अगर आप ये समझ गए
तो अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आपके पास आएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में लिखें मैं सहमत हूं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।